नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ में नेहा बात। हम देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में 2 खबरें प्रमुखता से होंगी। यूक्रेन की जंग की बात होगी और साथ ही पाकिस्तान में किस तरीके से सियासी संकट अब भी बरकरार है, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दे दिया। और सबसे पहले बात जंग की। 2 बड़ी खबरें, रूस यूक्रेन जंग और पाकिस्तान का सियासी संकट। इन दोनों खबरों पर कल 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है, तो उधर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार करते हुए इमरान खान को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दे दिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको संक्षेप में इस खबर को समझाएंगे, किस तरीके से यूएनएचआरसी से पुतिन को बाहर कर दिया गया है। रूस के खिलाफ कल 93 देशों ने वोट डाले। उधर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सर्वसम्मत फैसला सुनाया गया कि नेशनल असेंबली भंग करने का फैसला गलत था। कोर्ट ने इमरान को कल बहुमत साबित करने के लिए कहा है। तो लगातार 44वें दिन भी रूस यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये कि यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। वोटिंग हुई जिसमें ज्यादातर वोट रूस के खिलाफ पड़े और यही वजह है कि उसे यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में अविश्वास मत पर अब वोटिंग होगी। इमरान खान को बहुमत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया है कि नेशनल असेंबली को भंग करने का फैसला दरअसल गलत था। तो बूचा नरसंहार को लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नया खुलासा किया है बूचा को लेकर। यह है कीव ओब्लास्ट का बोरोद्यांका इलाका। कुछ दिन पहले ही रूस के कब्जे से यह इलाका आजाद हुआ है। आज तक की टीम कल इस इलाके में पहुंची तो बर्बादी का मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा था। यूक्रेनी प्रशासन की टीम मलबों को हटाने और वहां जिंदगी ढूंढने में लग गई है। मामले की जांच के लिए वॉर क्राइम प्रोसिक्यूटर की टीम भी बोरोद्यांका में है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। रूसी सैनिकों ने कितनी नफरत के साथ हमला बोला होगा, बोरोद्यांका की वीडियो में नजर आ रहा है। ये ना तो यूक्रेनी सेना का ठिकाना था और ना सामरिक महत्व का कोई ठिकाना। ये एक आम यूक्रेनी का आशियाना था जिसे रूसी फौज ने नेस्त नाबूद कर दिया। मलबे के बीच दबा हुआ एक शव अभी नजर आ रहा है। मैं नहीं जानता इस घर के साथ ठीक ठाक क्या हुआ, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभी भी मलबे में हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रलय आया था। आप देखिए क्या हो रहा है, और इसे वो रशियन वर्ल्ड कहते हैं। हम उनका गला घोंट देंगे, हम मॉस्को को जला देंगे और उस पुतिन को भी। रूस के खिलाफ गम और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हर घर की हालत एक जैसी है। मीडिया कर्मियों को ओल्गा अपना घर दिखा रही है, किस तरह उसके घर को रूसी फौज ने बर्बाद कर दिया। बच्चों के कमरों पर उन्हें रहम नहीं आई। बोरोद्यांका की सड़कों पर भी मंजर वैसा ही है जैसा दूसरे शहरों में। सड़कों पर बर्बाद हुए टैंकों की लाइन लगी है। यूक्रेनी सैनिक और प्रशासन के लोग तबाही और बर्बादी का जायजा लेते नजर आए। एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी, यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब महीने भर बाद ये लोग यहाँ पहुँच पाए हैं।
सड़कों पर कई बिना फटे हुए सेल पड़े हैं। यूक्रेनी सैनिक उन्हें चुन रहे हैं ताकि तबाही का दूसरा दौर न आ जाए। स्थानीय प्रशासन फिलहाल बर्बादी का अंदाजा लगाने में जुटा है। कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुतों के शव मलबे में हो सकते हैं। Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. मलबों का अंबार देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल बर्बादी का पूरा आकलन करने में काफी समय लगने वाला है। हालांकि तस्वीरों से साफ है कि कीव के बोरोडियांका में कुछ बचा नहीं है। 43 दिनों में ये जो जली बिल्डिंगें हैं, जले ट्रक और टैंक इस सड़क पर हैं, ये दिखाते हैं किस तरह का नुकसान यहां युद्ध के दौरान हुआ। इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टुमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दयांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। अब यूक्रेन की सेना के सिपाही हर गली में जाकर इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक। तो गौरव की आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन आज की दो बड़ी खबरें एक बार फिर से आपको बता देते हैं किस तरीके से रूस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूएनएचआरसी से रूस बाहर हो गया है। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इमरान खान की हार हुई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुमत साबित करना होगा इमरान खान को, और साथ ही जिस तरीके से नेशनल असेंबली को भंग किया गया वो दरअसल गलत था। इससे पहले आपको बता देते हैं कि यूएनएचआरसी से बाहर हो गया है रूस, और ये वोटिंग के जरिए दरअसल फैसला किया गया कि रूस को यूएनएचआरसी यानी कि मानवाधिकार की जो सबसे बड़ी संस्था है उससे बाहर कर दिया जाए। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार खिलाफ थी रूस के। जिस तरीके से बूचा में नरसंहार हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि बूचा एक ऐसी जगह जहां पर बिना सोचे समझे आम लोगों पर लगातार हमला किया जा रहा है, ये दरअसल रूस के हित में नहीं था और यही वजह है कि रूस को बाहर कर दिया गया। और अब बात इमरान खान की कर लेते हैं। इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल इमरान खान को बहुमत साबित करना होगा और ऐसे में इमरान खान को जो वो मैजिकल नंबर है, बहुमत का आंकड़ा है, उस तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का ये सर्वसम्मत फैसला आया है कि नेशनल असेंबली भंग करना दरअसल असंवैधानिक था। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हार हुई है और ये इमरान खान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी सियासत है वो करवट ले सकती है। लेकिन आज तक की टीम, एक बार फिर से हम आपको बता दें, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर बोरोडियांका में भी हमारी टीम मौजूद है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। आज तक की टीम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बर्दयांस्क इलाके में है और यहां पर भारी बमबारी में जबरदस्त तबाही मची 24 फरवरी और 31 मार्च के बीच। लेकिन ये अभी है जब यूक्रेन का प्रशासन यहां पहुंच पा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक रिहायशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज इस बिल्डिंग को से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं। और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहां आना सुरक्षित नहीं था। यहां का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस रास्ते भर हैं और इसीलिए आज जंगल का एक रास्ता काट कर रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए आने के लिए। ये कीव से इमरजेंसी टीमें आई हैं जो हर तरफ से
न केवल मलबा हटा रही हैं बल्कि जो लोग इस मलबे में फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। और इस तरह की ऐसी कई इमारतें यहां पर बर्दयांस्क में हैं जिनको निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीम विशेष तौर पर यहां भेजी है ये पता लगाने के लिए कि किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की मदद की आवश्यकता है। इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहां पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 यहां पर एम्बुलेंसेस भी लाई गई हैं, डॉक्टर भी यहां आ गए हैं, ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया जा रहा है कि ऑक्सीजन यहां नीचे दी जा सके। और ये तेजी से अब यहां पर खड़े हो गए हैं कि अगर जिस जगह से आवाज आ रही है वहां जा पाए तो लोगों को बचाने में उन्हें जरूर सहूलियत मिल पाएगी। यहां पर डॉक्टर भी हैं, खाना पानी भी लाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके पास एक और बिल्डिंग पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी और उसमें खासा जानमाल का यहां बर्दयांस्क में नुकसान हुआ था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद केवल इसको फिर से खड़ा करने की ये कोशिश नहीं है। अगर लोगों की जान बच सकती है, अगर मलबे में अभी भी लोग दबे हो सकते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने का ये प्रयास चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन, आज तक। तो बोर्दियांका में सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दे रही है, मलबा ही मलबा हर तरफ है। मलबों को हटाने का काम जारी है। मलबे के अंदर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई जिंदगी तो नहीं फंसी हुई है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। बेलारूस की सीमा की तरफ ये बर्दयांस्क का इलाका है और यहां पर इरपिन, बूचा और होस्टुमल की तरह बहुत भारी लड़ाई हुई थी। यहां पर युद्ध के 43वें दिन यूक्रेन की सेना आई है और यहां से रूस की सेना को तो पूरी तरह हटा दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही यहां मची थी पिछले 43 दिनों में। ये जो जली बिल्डिंगें हैं, जले ट्रक और टैंक इस सड़क पर हैं, ये दिखाते हैं किस तरह का नुकसान यहां युद्ध के दौरान हुआ। इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टुमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दयांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। अब यूक्रेन की सेना के सिपाही हर गली में जाकर इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पहली बार यहां पर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर्स दवाइयों के साथ, खाने पीने के साथ पहुंचे हैं ताकि यहां के लोगों की मदद की जा सके। ज्यादातर लोग तो यहां से भाग चुके थे, लेकिन जो बचे कुचे लोग थे उनको किस तरह की मदद चाहिए ये मुहैया कराने के लिए यहां पर प्रशासन अब यहां पर आया है। इस बीच खबर यह भी है कि कुछ ऐसी पॉकेट्स यहां हो सकती हैं जहां रूस के समर्थक, सेना या कमांडोज हैं और इसीलिए बिल्डिंग इंटरवेंशन क्लियरेंस यहां पर अभी भी चल रहा है। इस पूरे इलाके को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, खासतौर पर कुछ इलाकों में जहां पर एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस और बारूदी सुरंगें भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के साथ साथ इमरजेंसी वर्कर्स भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह की मदद यहां पर लोगों को चाहिए। डैमेज असेसमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स भी आ रहे हैं ये जानने के लिए कि रूस के खिलाफ क्या वॉर क्राइम्स के सबूत उन्हें अलग अलग शहरों में मिलेंगे या नहीं। वॉर क्राइम्स के सबूत जुटाने के लिए वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, विक्टिम्स से बातचीत कर रहे हैं और फोरेंसिक एविडेंस को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन, आज तक। तो बूचा में नरसंहार को लेकर रूस को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर कर दिया गया है। वहां पर वोटिंग हुई थी जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था और 2/3 बहुमत जो वहां पर आया उसमें रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
यूक्रेन के बूचा में नरसंहार के आरोपी रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों ने वोट किया। 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया, जबकि वोटिंग में 58 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था, जिसका आधार बूचा से सामने आई नागरिकों के शवों की तस्वीरों और वीडियो थे, जिनको सबूत बताकर यूक्रेन ने रूसी सेना पर नरसंहार के आरोप लगाए और पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताया है। जिसके बाद अमेरिका ने रूस को मानवाधिकार परिषद से हटाने के लिए UNGA में इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। UNGA में रूस के खिलाफ पेश प्रस्ताव के विरोध में 24 वोट पड़े, जिसमें चीन का नाम भी शामिल है, जबकि भारत एक बार फिर वोटिंग से बाहर रहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में अलग अलग मौकों पर रूस के खिलाफ अब तक 10 प्रस्तावों को पेश किया जा चुका है। इन सभी प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। वोटिंग के दौरान भारत ने वोटिंग से परहेज करने की वजह भी दुनिया के सामने रखी। India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace. And it is for an immediate end to violence. रूस ने बूचा में नरसंहार के आरोपों को खारिज किया था और इसे यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बताया था। लेकिन अब UNHRC से सस्पेंड होने के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जबकि यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है। Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, цілком справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. रूस से पहले सिर्फ एक बार ही किसी देश को मानवाधिकार परिषद से बाहर किया गया था। वो देश था लीबिया। 2011 में लीबिया के खिलाफ तब प्रस्ताव पास हुआ था, जब मोहम्मद अली गद्दाफी ने सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हिंसक प्रहार किया था। और अब यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का आरोप लगाकर रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को अब बाहर कर दिया गया। गुरुवार को इस पर वोटिंग हुई, जिसमें 2/3 बहुमत से रूस अब UNHRC से बाहर हो गया है। इस वोटिंग से भारत ने अपने आप को अलग रखा, लेकिन जिस नाटो के दम पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है रूस पर, उसी नाटो के 30 देशों ने रूस के समर्थन में वोट किया है। हम आपको दिखाएंगे वो कौन से 30 देश हैं जिन्होंने रूस का साथ दिया है। लेकिन इस तरीके से दरअसल पुतिन ने यह साबित कर दिया कि अभी भी नाटो में कुछ देश ऐसे हैं जो अंदर खाने रूस को समर्थन दे रहे हैं। इतने बड़े मन से रूस को सस्पेंड करके दरअसल अमेरिका और उसके दोस्तों ने पुतिन को झटका तो दे दिया, लेकिन इसी तरह का झटका पुतिन ने नाटो को भी अब दिया है। जिस नाटो के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा था, उसी नाटो में पुतिन ने दरअसल अब फूट डाल दी है। नाटो के 30 देश में से कई देश ऐसे हैं जो पुतिन के समर्थन में खड़े हुए हैं और साथ ही पुतिन अब उन्हीं की बदौलत ये लगातार कह रहे हैं कि हां, नाटो भी हमारे साथ है। बेशक पुतिन ने नाटो को झटका दिया हो, लेकिन जंग के मैदान में जेलेंस्की भी उनसे कम नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे।
को अक्सर इस तरह से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करते देखा होगा। सुपरसोनिक से लेकर सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों को रूस इसी दमखम के साथ लॉन्च करके इतराता है। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइलों के बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने को राजी नहीं है और जंग के 43वें दिन पासा पलटता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तोप रूसी टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना का ये पलटवार पुतिन को हैरत से भर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूस की सेना को जेलेंस्की के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। क्या यूक्रेन रूस को हरा सकता है? जंग जब शुरू हुई थी तब ये सवाल ही बेमानी था, लेकिन 43 दिन बाद इस सवाल पर किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब मिसाइलों का मुंह भी खोल दिया है। बिल्कुल रूसी स्टाइल में यूक्रेन भी मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन के जज्बे को देखकर अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो दावा करने में जुट गया है कि रूस को यूक्रेन हरा सकता है। And as for your question about whether they can win or whether we've given up on them winning or मैं मानता हूं कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। अब तक यूक्रेन ऐसा करने में सक्षम रहा है। पुतिन को इस युद्ध से कुछ भी सामरिक उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। न रूस कीव पर कब्जा कर सका और न सरकार को गिरा सका। objectives inside Ukraine. He didn't take Kyiv. He didn't topple the government. मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर मचे विवाद की करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि अजान की आवाज उन्हें परेशान करती है। कुछ लोग तो अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं कुल मिलाकर यहां भी सियासत जमकर हो रही है। उधर महाराष्ट्र में मस्जिदों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था कि अजान की आवाज ने कर्नाटक में विरोध की गूंज पैदा कर दी। इबादत की आवाज कुछ लोगों के कानों को कर्कश लग रही है। आवाज उठ रही है कि मस्जिद की मीनारों से लाउडस्पीकर को उतार दिया जाए। कर्नाटक में तो बाकायदा हिंदू संगठनों ने विरोध का मोर्चा बुलंद कर दिया है। प्रदर्शन की तस्वीरें बेंगलुरु और कलबुर्गी की हैं। एक पक्ष की दलील है कि कई साइलेंट जोन में भी मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान से परेशानी होती है। कर्नाटक में ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा। इनके अलावा पब और नाइट क्लब को भी डीजीपी की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें सख्त चेतावनी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। कर्नाटक में सभी मस्जिदों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर ही लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आनी चाहिए। As a part of preventing and minimizing this sound pollution, so it is not applicable to one religion or anything. It applies to all. A law applies to each and every citizen. So let us not politicize everything. We have to respect the views and the judgment of the law of the land. देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा जा रहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजने से बच्चों, रोगियों, बूढ़ों और छात्रों को परेशानी होती है। बसवराज बोम्मई सरकार का भी कहना है कि लाउडस्पीकर मस्जिद में हो या मंदिर में तेज आवाज में बजाना गैर कानूनी है। हमारे जितने भी जगराते थे वो बंद हो गए। बराबर है, ये हमारी संस्कृति थी ना, जगराते तो हमारी संस्कृति है। तो ये बंद किए गए बिकॉज 10 बजे के बाद लोगों को तकलीफ होती है।
तो हियर द इशू इज नॉट कौन सा मजहब, यहाँ द इशू इज द लाउड स्पीकर। ये आप प्लीज समझ लीजिए। और ये लोग बजाते तो हम क्यों नहीं बजाए? तो वो तो मतलब दुनिया तो एक मेला ही बन जाएगा। तो इट इज अबाउट पीसफुल कोहैबिटेटिंग, शांति से रहना, एक दूसरे को तकलीफ ना हो, ये देखना। अजान की आवाज का विवाद पहले महाराष्ट्र में उठा, जो बढ़ते बढ़ते पड़ोसी राज्य कर्नाटक तक चला गया। महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर विवाद पर शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि राज्य के सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर निर्धारित आवाज के स्तर को मानने के निर्देश दिए गए हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। राज्यों से धर्म पर निकली सियासत पर घमासान केंद्र की राजनीति में भी हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा होना चाहिए, और हमारे देश में हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे बात करेंगे, सुबह हम क्या करेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, सब तय करता है सरकार। दिल्ली में कहीं आपको मीट नहीं मिलेगा। क्यों? न नवरात्रि है। पहले क्या नवरात्रि नहीं हुआ करते थे? बताओ आप। लाउड स्पीकर के हाई वॉल्यूम पर क्या कहना है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, ये सुनना भी जरूरी है। इस वक्त जो हिंदू नाजी ताकतें हैं वो इस मुल्क के अंदर से लोगों के आईनी हुकूक को सल्ब कर लेना चाहते हैं और इस मुल्क को नफरत की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर हमारी अजान 2 से 3 मिनट में हो जाती है कि उन्हें अजानों से भी तकलीफें पैदा हो गई। जो अखंड पाठ होता है, रात दिन चलता है, 24 घंटे होता है, उस पर उनको प्रदूषण नहीं नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीट को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। धर्म पर सियासत को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन धार्मिक तौर तरीकों और उसके पालन पर दशकों और सदियों से विवाद होता आ रहा है। What all you are saying is going on in the field in Karnataka. Everywhere it is like this. Such a thing I have not seen in my life. Now only the people has to respond. मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की तेज आवाज पर घमासान भी इसी कड़ी में एक ताजा उदाहरण है। आज तक ब्यूरो।